Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Financial Statement Analysis and Valuation. Today we are conducting our 23rd lecture and I am your instructor Sayyida Arujnaz. The topic of our discussion is free cash flow calculation. जैसा कि हमने previous lectures के अंदर free cash flow calculations के दो methods देखे थे, जिसमें एक मेथड जो था वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से रिलेटेड था बाय यूजिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो, और सेकंड मेथड में हम यूज करते हैं सेल्स रेवेन्यू। आज जो हम मेथड से फ्री कैश फ्लो की कैलकुलेशन कर रहे हैं वो है बाय यूजिंग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। टू कैलकुलेट द फ्री कैश फ्लो यूजिंग द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इज सिमिलर टू द कैलकुलेशन ऑफ यूजिंग सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू जो प्रीवियस मेथड था वो और जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की वैल्यू लेके हम कैलकुलेशन करते हैं हम फ्री कैश फ्लो की, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। वहां पे हमने सेल्स रेवेन्यू, उसके बाद फिर सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर टैक्सेस को माइनस करके और उसमें से हमने जो नेट इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल की वैल्यू है उसको डिडक्ट किया था और फ्री कैश फ्लो हमारे पास वैल्यू आ गई थी। और जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के वैल्यू को यूज करते हुए हम फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं, वो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल। तो डायरेक्ट दो वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड है इसके लिए। जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू है ये हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलेगी। इनकम स्टेटमेंट के अंदर जब आप सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आप इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं यू विल गेट द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद फिर हम इंटरेस्ट और टैक्सेस को माइनस करते हैं। अब यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ टैक्स को माइनस करना है एंड वी विल गेट द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे हमने इंटरेस्ट की वैल्यू को माइनस नहीं किया हुआ, टैक्सेस की वैल्यू को माइनस किया है। और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ऑपरेटिंग इनकम इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। मींस कि ऑपरेटिंग इनकम में से आपने टैक्स की वैल्यू जो होगी उसको आपने माइनस करना है एंड यू विल गेट द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? जैसे कि अभी मैंने बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू आती है। तो ये जो वैल्यू है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वैल्यू हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलेगी। जो सेकंड वैल्यू है नेट इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल, ये सेम वही वैल्यू है जो हमने प्रीवियसली जब हम सेल्स रेवेन्यू के थ्रू फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पे हमने नेट इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल की वैल्यू को ड्राइव किया था कि ये क्या वैल्यू होती है और ये कहाँ से किन किन स्टेटमेंट से हमें मिल सकती है। अगेन इसको रिपीट करते हैं आज। नेट इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल ये होता है ईयर 1 टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल माइनस ईयर 2 टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल। 2 साल का नेट ऑपरेटिंग कैपिटल का डिफरेंस जो है वो होता है नेट इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल। अब नेट ऑपरेटिंग कैपिटल क्या होता है? नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल, नेट ऑपरेटिंग कैपिटल ये होता है कि नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल प्लस जो आपकी फिक्स कैपिटल होता है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये आपके फिक्स एसेट्स के अंदर बैलेंस शीट के अंदर ये वैल्यू होती है और ये वो वैल्यू जब आपकी ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल के साथ आप एड अप करते हैं यू विल हैव द वैल्यू ऑफ टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल। और ये टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल फिर 2 साल के लिए आपने इसका डिफरेंस लेके अपने इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डालते हैं और फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग ऑपरेटिंग करंट एसेट्स माइनस ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटीज। जो आपके करंट एसेट्स होते हैं उनमें से आप करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो वो आपका वर्किंग कैपिटल होता है। और करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं जो कि
कैश होता है, अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, इन्वेंट्री होती है, ये हमारी बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स हैं। और करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, ये हमारे अकाउंट पेबल्स होते हैं और हमारे अप्रूवल्स होते हैं, और ये बैलेंस शीट में हमारे जो करंट लायबिलिटीज का पोर्शन होता है वहां से हम इनको ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ से बात जो है वो आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से स्टार्ट होती है, जो कि आपके बैलेंस शीट के दो कंपोनेंट्स हैं। वहां से उसके अंदर आप एड अप करते हैं नेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू। ये आपके फिक्स एसेट के अंदर पीपीई के नाम से या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से इसकी वैल्यू वहां पे गिवन होती है। तो आप नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल, जो कि ऑपरेटिंग करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी की वैल्यू है, उसके अंदर जब आप फिक्स एसेट या नेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू एड अप करते हैं तो आपका टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल की वैल्यू आपको मिलती है। और टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल की 2 साल की वैल्यूज का डिफरेंस आपने लेके इस फार्मूला में आप एंटर करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू जो कि आप इनकम स्टेटमेंट से मिलेगी, और नेट इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल जो कि डिफरेंस होगा टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल का 2 साल की वैल्यूज का डिफरेंस होगा, और वो आप वैल्यू यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास फ्री कैश फ्लो की वैल्यू आएगी। तो ये दो कॉम्प्लेक्स से फार्मूलाज हैं, जैसा कि एक सेल्स रेवेन्यू को के थ्रू जब हम फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट करते हैं, और एक नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के थ्रू। फोर्थ वन जो ऑप्शन है वो हमारा है बाय यूजिंग नेट इनकम। अब जो प्रीवियस हमने 3 मेथड्स देख लिए, ये 3 मेथड्स हमें शो करते हैं कि आपके कैश फ्लो जब डायरेक्ट मेथड से बनी हो, जिसमें आप सबसे पहले जो आपकी सेल्स रेवेन्यू है उसके बाद आप सारे अपने एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, यू विल गेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड देन इंटरेस्ट को डिडक्ट करते हैं, फिर टैक्सेस को, एंड एट द एंड आपको नेट इनकम जनरेट होती है। अब जो कि हमने देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर इनडायरेक्ट मेथड से बनाई जाए तो वहां पे आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या चेंजेस होंगी, वहां पे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपकी स्टार्ट होंगी विद द नेट इनकम, और फिर आप जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनको एडजस्ट करेंगे उसके अंदर आपकी डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की वैल्यू आ जाएगी, उसको आप एड अप करेंगे। फिर जो आपका वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंजेस होंगी वो आप एडजस्ट करेंगे। अगर तो आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो ऐड बैक करेंगे, और फिर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू जो है उसको माइनस करेंगे। लाइकवाइज सेम जो पैटर्न के ऊपर हम इनडायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, सेम उसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पे जो फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला है वो भी उसी पैटर्न पे है, नेट इनकम प्लस डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगेन वही वैल्यू है जो फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस हैं आपके, वो आप प्रॉपर्टी के अंदर हो सकता है, प्लांट्स के अंदर हो सकता है, इक्विपमेंट के अंदर हो सकता है, आप बिजनेस के लिए कोई मशीनरी परचेज कर सकते हैं या कोई प्लांट लगा सकते हैं अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। तो ये वो सारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि आपकी डे टू डे जो ऑपरेशनल प्रोसेसेस हैं उसको इनहेंस करता है, उसको स्मूथ करता है, आपकी प्रोडक्शन को अच्छा करता है, आपकी बिजनेस की, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा करता है। सो ये उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं कि जो आप अपने बिजनेस के ऊपर लगा रहे हैं, जो आप अपनी वर्किंग को इनहेंस करने के लिए कर रहे हैं। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप माइनस करते हैं अपनी नेट इनकम में से, तो आप एट द एंड आपके पास जो फ्री कैश फ्लो की अमाउंट जो है वो बचती है। और यहाँ पे इसकी फर्दर एलैबोरेशन कुछ इस तरह की भी है कि क्यों हम ऐड बैक करते हैं डिप्रिसिएशन, वो इसलिए क्योंकि वंस हमने ये अमाउंट पे कर दी होती है तो हम बार बार तो उसको पे नहीं करते। तो ऐसी जो अमाउंट्स हैं, जो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो वन टाइम एक्सपेंसेस हैं, जिनको हम एक बार पे कर चुके हैं अपने पास्ट में, उनको हम दोबारा पे नहीं कर रहे होते, वो हमारे कैश के अंदर उनका वो कैश आउटफ्लो क्रिएट नहीं कर रहे होते, तो उनको हम एडजस्ट करते हैं, उनकी वैल्यूज को एडजस्ट करते हैं, और अल्टीमेटली फिर जो नेट कैश हमारे पास आ जाता है तो हम फिर फर्दर उसके ऊपर डिसीजन
लेते हैं कि हमें उसको किस तरह यूटिलाइज करना है। तो यह हमने 4 मेथड्स को कवर किया, जिसमें फर्स्ट 3 मेथड्स जो थे वो दे आर लाइक फॉलोइंग द डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो, और जो ये 4th मेथड है ये आपका कैश फ्लो का इनडायरेक्ट मेथड से जब आप कैलकुलेशंस करते हैं, तो जिस पैटर्न के ऊपर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करते हैं इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू इन कैश फ्लो, तो सेम उसी पैटर्न के इसका फार्मूला भी रिलेट करता है। एट लास्ट हम ये देखेंगे कि कैश फ्लो को किस तरह हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। जब हम कैश फ्लो की कैलकुलेशंस करते हैं ओवर द पीरियड और फिर उसको एनालाइज करते हैं, उसका पैटर्न देखते हैं, तो इसमें डिफरेंट सिनेरियोज हैं। इसमें आप ये देखें कि अगर आपका फ्री कैश फ्लो ओवर द टाइम इंक्रीज पैटर्न पे जा रहा है और वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि आपकी कंपनी के अंदर बेहतर ग्रोथ हो रही है, आपकी कंपनी जो है ऑन हाई परफॉर्मेंस पैटर्न के ऊपर चल रही है, और आपका मार्केट शेयर अच्छा है, आपकी प्रोडक्ट्स जो सेलिंग अच्छी है, इनकम जनरेट हो रही है, ये सारी बातें हैं, अर्निंग्स हो रही हैं आपकी, और ग्रोथ हो रही है कंपनी की, और आपकी जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं उसकी एफिशिएंसी को शो करते हैं, आपके बिजनेस की इंप्रूवमेंट्स को शो करते हैं। ये शो करता है कि आपका बिजनेस कितना इफेक्टिवली काम करता है, अपनी कॉस्ट के ऊपर, अपनी एक्सपेंसेस के ऊपर कितना कंट्रोल है उसको, और उसके आउटकम्स क्या हैं। अब उस फ्री कैश फ्लो को, एक तो ये आपका एक पॉजिटिव इमेज बता रहा है किसी भी कंपनी का हायर जो आपके फ्री कैश फ्लोज होते हैं। अब अगर आप उन कैश फ्लोज को बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, तो वो एक वो सोने पे सुहागा हो जाता है किसी कंपनी के लिए कि उसने अपनी जो अर्निंग्स थी, जो रेवेन्यूज थे, जो एट द एंड जो इनकम थी, प्रॉफिट था, उसको उसकी वेल यूटिलाइजेशन की है। उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? आप अपने शेयर्स को बाय बैक कर सकते हैं, आप अपनी जो इक्विटी है उसको नैरो डाउन कर सकते हैं, ऑनरशिप को नैरो कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने इन्वेस्टर्स के साथ बॉन्ड्स को, अपने जो कंपनी इन्वेस्टर बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बाय डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, आप उनको डिविडेंड दे सकते हैं। उस तरह आपके इन्वेस्टर्स आपके लॉयल रहेंगे, आपके साथ शेयर होल्डर्स आपके साथ स्टिक बाय रहेंगे, आपके ऑब्वियसली हर कंपनी के अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो आपके अच्छे टाइम में आप उनको खुश रखेंगे, आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो बुरे टाइम में वो आपका साथ देंगे। इसके अलावा बहुत से और ऑप्शंस हैं, जैसे अगर आप अपने डेट एलिमिनेशन कर सकते हैं। अगर आप ने डेट लिया हुआ है तो आप उसको पे बैक कर सकते हैं विद योर फ्री कैश फ्लो, और इस तरह आपका जो डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर वो कम हो जाएगा, और कंपनी की जो सॉल्वेंसी रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है, वो कम हो जाएगा। कंपनी के पास और भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं, कंपनी उस अमाउंट को अपनी किसी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के अंदर लगा सकती है, कंपनी उस अमाउंट से अपनी प्रोडक्ट लाइंस को इनहेंस कर सकती है, अपने बिजनेस प्रोसेसेस को इनहेंस कर सकती है, अपने बिजनेस के ऊपर पैसा लगा के अपनी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को ज्यादा कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारे वो चीजें हैं जो आप कोई भी कंपनी जो है, जब उसके पास उसकी अर्निंग अच्छी होती है, उसके रेवेन्यूज अच्छे होते हैं, जनरेट अच्छे होते हैं, तो आप उसको उसकी वेल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के अंदर लगा सकते हैं। तो अगर आप ये सारे ऑप्शंस को सामने रखते हुए जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन एक कंपनी के लिए उस टाइम पे हो सकता है, हर कंपनी का एक डिफरेंट पैटर्न के ऊपर वो चल रही होती हैं, और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए वो डिसीजन मेकिंग करती हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम में जो उनको सूटेबल लगता है वो अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं। बट हम क्योंकि जनरली बात कर रहे हैं कि कंपनी के पास अगर अच्छे फ्री कैश फ्लोज आ रहे हैं तो उनके पास ये सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। किसी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर हम के वो जब कंपनी के अच्छे फ्री कैश फ्लोज को देखते हैं तो वो क्या परसीव करते हैं। ऑब्वियसली किसी भी इन्वेस्टर के लिए किसी कंपनी का
पॉजिटिव कैश फ्लो पैटर्न जो है, फ्री कैश फ्लो पैटर्न जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। और इन्वेस्टर ये सोचता है कि ऑब्वियसली वो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं कि उनको फ्यूचर अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बेहतर नजर आता है उसके अंदर। क्योंकि आप जब एज एन इन्वेस्टर किसी कंपनी का प्रॉफिट देख रहे होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आप जब इसका पार्ट हो जाएंगे तो आप भी वैसी ही अर्निंग करेंगे उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हुए। और अगर एडिशनली अगर कोई भी इन्वेस्टर इतना लकी है कि आपकी एक कंपनी को जिसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर उसकी स्टॉक की प्राइस अंडर वैल्यू चली जाती है फॉर एनी रीजन, कोई पॉलिटिकल, कोई इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से या किसी भी वजह से, और अंडर वैल्यू स्टॉक हो जाता है, बट वो कंपनी जो है वो सही अपने पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो पैटर्न पे चल रही है, तो वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि वो उसका स्टॉक परचेज कर ले और अल्टीमेटली उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा उस कंपनी से। तो ये तो एक हाई फ्री कैश फ्लो की बात हमने कर ली। तो अगर कोई कंपनी जो है कंसिस्टेंटली हाई फ्री कैश फ्लोज की तरफ जा रही है, इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं अपनी सारे पॉजिटिविटी पॉइंट्स तो साथ में हैं, लेकिन वो उसकी वेल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही। अगर कोई कंपनी के अंदर फ्री कैश फ्लोज के अंदर अप्स एंड डाउन्स हैं तो इट मीन्स कि वो उसकी वेल यूटिलाइजेशन कर रही है। और लॉन्ग टर्म में अगर आपका बहुत अच्छा फ्री कैश फ्लो चल रहा है लेकिन आप उसकी वो लॉन्ग टर्म में फिर कंपनी के लिए इतना इफेक्टिव नहीं होता, इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि कंपनी अगर उसको वेल ऑन टाइम उसको इन्वेस्ट नहीं करती उस पैसे को, तो वो उसके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतर नहीं हो सकता। ऑन कंट्रास्ट अगर हम लो फ्री कैश फ्लोज की तरफ देखें तो अगर तो किसी 1-2 साल के अंदर आपके कैश फ्लोज लो हैं तो इट मीन्स कि आपने कोई हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई हाई हैवीली एक्सपेंडिचर हो गया किसी इक्विपमेंट के ऊपर, किसी कोई प्लांट लगा लिया, कोई मशीनरी परचेज कर ली, तो वो आपने अपने बिजनेस को इनहेंस करने के लिए, उसकी एक्टिविटीज को इनहेंस करने के लिए आपने वो इन्वेस्टमेंट की है अपने ही बिजनेस के ऊपर। तो हो सकता है कि उस वजह से आपका उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कैश फ्लो लो गया हो, बट इट डजंट मीन के आप, और ऑब्वियसली फिर अगर उस पर्टिकुलर साल के अंदर वो लो गया है तो ऑब्वियसली वो आपको फ्यूचर के अंदर कमिंग टाइम पीरियड के अंदर वो आपको उसका रिटर्न भी मिलेगा। तो जहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क होता है वहां पे ऑब्वियसली रिटर्न का ऑप्शन भी होता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली लोअर फ्री कैश फ्लोज की तरफ जा रहे हैं देन यू मस्ट नीड टू वरी अबाउट के देयर इज सम प्रॉब्लम। कहीं पे आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, कहीं पे आपके कैश आउट फ्लोज ज्यादा हैं, कहीं पे आप कॉस्ट को ज्यादा ओवरबर्डन है, कॉस्ट बियर कर रहे हैं, तो यू नीड टू लुक इनटू द मैटर कि कहाँ पे क्या मसला है और उसको फाइंड आउट आउट करें और उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट द मेन पर्पस ऑफ दिस फाइनेंशियल एनालिसिस इज कि कोई भी कंपनी सिर्फ अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को देखने के लिए ही नहीं एनालिसिस करती कि उनकी कितनी बेहतर परफॉर्मेंस हुई है, बल्कि अपने जो लूप होल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, जो ड्रॉबैक्स हैं उनको, जो आपकी कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कंपनीज भी एनालिसिस करती हैं और देखती हैं कि कहाँ पे उनको ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ताकि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके और एफिशिएंटली और इफेक्टिव वे में अपना बिजनेस को रन कर सके। तो जहाँ पे आपके कंसिस्टेंटली लोअर फ्री कैश फ्लोज हैं वहां पे आपको यू नीड टू लुक इनटू द काज ऑफ दोस लो फ्री कैश फ्लोज और उसको आइडेंटिफाई, उसको रेक्टिफाई करें। तो इस तरह हम फ्री कैश फ्लो को 4 डिफरेंट वेज के साथ, 4 डिफरेंट मेथड्स, फॉर्मूलाज के साथ कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको इन पैटर्न के ऊपर इन डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर उसको इंटरप्रेट करते हैं। और हर कंपनी का अपना अपना नेचर होती है और अकॉर्डिंगली फिर उसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स और वैल्यूज और जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो फ्लो चार्ट बनता है, उसको देखते हुए फिर उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चंस हो, क्यूरीज हो, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।